नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगाकर अध्ययन कर रहे होंगे। और पिछली क्लास आई थी उसके बाद थोड़ा परिवर्तन हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आपका सिलेबस डिसाइड कर दिया है और सिलेबस में 40% सिलेबस में कटौती की है और 60% सिलेबस रखा है। और दूसरा डिसीजन ये चल रहा है कि आज मेरे हिसाब से क्लास डालने के बाद या पहले मान लो डिसाइड हो जाएगा कि स्कूल ओपन कब होगी। आज के पेपर के हिसाब से तो 2 नवंबर से 10-12 क्लास ओपन होने की संभावना है और शीघ्र ही बोर्ड फॉर्म अप्लाई होने की डेट भी आएगी। और अपन ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। ऑनलाइन क्लास में अपने जो सिलेबस हुआ था उसमें कुछ पॉइंट तो हटाए गए हैं, लेकिन बाकी अपने पॉलिटिकल साइंस में तो ज़्यादातर जो अपने पढ़ाया था उसमें कटौती कम ही हुई है। और जो अपन ब भाग पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल साइंस का, ब भाग में मात्र 2 लेसन बचे हैं आपके पढ़ाने। फर्स्ट इकाई कंप्लीट हो गई, सेकंड इकाई कंप्लीट हो गई, थर्ड इकाई कंप्लीट, फोर्थ इकाई कंप्लीट हो गई। थर्ड इकाई के 2 पार्ट बच रहे हैं जिसको अपन पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को मन लगाकर अध्ययन करना है। और अब ये मान लेना है कि साहब अपनी क्लास से जुलाई के हिसाब से स्टार्ट हो गई, क्यों इतने दिन तो हमें भी ये समझ माइंड में टेंशन थी कि साहब अपन जो पढ़ाएं सिलेबस आए उसके बाद पढ़ाने में आनंद आएगा, कन्फर्म था सिलेबस कम होगा। अब ये संभावना अगर आ जाती है 1-2 दिन में कि साहब स्कूल ओपन होगा तो फिर ये सिलेबस फिक्स रहेगा। इसके बाद ही अगर लंबा खिंचता है कोरोना सिस्टम तो आगे कोई समस्या आएगी, उसका आगे के हिसाब से सामना करेंगे। पहले अपनी जो समस्या है उसका सामना अपन कर रहे थे, इसको अब आपको फिक्स टारगेट बना लेना है कि साहब अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट होगी जुलाई के हिसाब से। मान लेना, मन लगाकर अध्ययन करना है, क्लास से बराबर लेनी है। और जैसे ही देखो सरकार का आदेश आएगा उस समय तुरंत क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, ऑफलाइन क्लास। तो फिलहाल तो ऑनलाइन क्लास को आप कंटिन्यू जुड़े रहो। और मेरे हिसाब से आप लोगों की एक क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो गोल में वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी सारी क्लासें आपकी चल रही है रेगुलर, तो आप उसमें अध्ययन करो। और अब टेस्ट के लिए बोला था मैं, लेकिन टेस्ट अब 1-2 दिन का इंतज़ार करके फाइनल डिसीजन जब हो जाएगा स्कूल खुलने का, अगर लंबा खिंचता है तो फिर अपन टेस्ट लेंगे, और नहीं खिंचता है क्लास ओपन होती है तो फिर क्लास के हिसाब से टेस्ट प्रक्रिया शुरू होगी। पहले अपना टारगेट रहेगा कोर्स करवाने का। और अगर लंबा खिंचता है टाइम कि साहब 1-2 नवंबर से ओपन नहीं होती तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में एक टेस्ट ज़रूर लेंगे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, सही है ना। और फिर ऑफलाइन खुल जाते तो उसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टेस्ट अपने आप हो जाएंगे जैसे होंगे। तो आज अपने भाग ब को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। भाग ए को स्टार्ट नहीं किया अपन ने पॉलिटिकल में, भाग ब को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा कर देते हैं इसको। तो भाग ब में अपना थर्ड इकाई का आज अपन पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले पार्ट का नाम है जातिवाद और सांप्रदायिकता। पहले पार्ट का नाम है जातिवाद और सांप्रदायिकता। इस पार्ट को अपन देखेंगे। तो देखो, पहले मैं आपको अगर इतिहास पढ़ा आपने तो उस इतिहास में आपने देखा कि साहब किस प्रकार से भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में बटा हुआ था। अब संसार के सभी समाज है, अगर इतिहास उठाकर देखो, 11वीं क्लास में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। 11वीं क्लास में जहाँ जहाँ भी वर्ग था, समाज वर्ग देखते थे पहले। समाज वर्ग हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है संसार में जहाँ पर ये जाति शब्द विकराल रूप में बहुत बड़े पैमाने पर है। वर्ग और जाति में अंतर होता है। वर्ग का मतलब तो होता है जैसे मान लो आपने ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था और वैश्य था।
वो कर्म के आधार पर थे। अब ये देखो धीरे धीरे उसको जन्म का आधार लिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले वर्ग थे, वर्ग से उपवर्ग बने, उपवर्ग से जातियां बनी, जातियों से उपजातियां बनी। अब आप क्लास में बैठते हो तो आप क्लास में देखते होंगे कि साहब आपके खूब सारी जातियों के लोग बच्चे स्टूडेंट आपके सहपाठी हैं। अब खूब सारी जातियां होती है, जातियों के साथ साथ उपजातियां और होती हैं। उस जातियों में खूब सारे गोत्र आपको देखने को मिलेंगे। भारत एकमात्र संसार का ऐसा देश है जहां पर जातियां और उपजातियां बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। जैसे आपके सामान्य वर्ग कर लिया अपन ने, सामान्य वर्ग में खूब सारी जातियां आ गई। फिलहाल जो वो वर्ण तो हट गए, अब कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। अब हो गया साहब सामान्य वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ऐसे वर्ग हो गए। अब उन वर्गों में खूब सारी जातियां देखने को मिलती है। तो जातिवाद, जाति शब्द भारत में बड़े पैमाने पर मिलता है, जाति से ही फिर बना है जातिवाद। और जातिवाद का मतलब क्या होता है कि अपनी जाति विशेष को विशेष महत्व देना, जाति के विकास के लिए कार्य करना और जाति की आवाज़ उठाना, जाति के लिए राजनीति में या मान लो धार्मिक या सांस्कृतिक कोई से क्षेत्र में उसके लिए आगे प्रयास करना और जाति से जुड़कर आगे काम करना, वो जातिवाद कहलाता है। जैसे आप अखबारों में पढ़ते हो कि साहब आज गुर्जर जाति ने आंदोलन किया, साहब मांग करते हैं साहब गुर्जर जाति के लिए इतने टिकट चाहिए, जाट जाति के लिए इतने टिकट चाहिए, राजपूत जाति के लिए इतने टिकट चाहिए। वो सब जातिवाद के उदाहरण हैं। अब जातिवाद को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कि साहब जाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, ये शब्द देखेंगे पहले अपन कि साहब जाति किसे कहा जाता है। सबसे पहले शब्द को पढ़ेंगे, जाति किसे कहते हैं। जाति का मतलब ये होता है एक निश्चित वर्ग होता है, एक निश्चित वर्ग होता है जो किसके आधार पर निर्मित होता है? आनुवंशिकता के आधार पर। इसकी परिभाषा करें ना आप, सिंपल सी परिभाषा है, यानी आनुवंशिकता के आधार पर बने हुए फिक्स वर्ग को अपन जाति कहते हैं। आनुवंशिकता का मतलब होता है एक तरह से, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से वंश बनता है, कुल बनता है ना। तो आनुवंशिकता के आधार पर एक वर्ग होता है, उस वर्ग को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जाति। यानी एक तरह से जाति एक सामाजिक समूह है। दूसरे शब्दों में कहेंगे जाति एक सामाजिक समूह है। पहले परिभाषा तो अपन ने देखा, जाति आनुवंशिकता के आधार पर बना हुआ एक वर्ग है। अब दूसरे शब्दों में कहेंगे किसे कहते हैं, यानी यहां पर देखो एक सामाजिक समूह है जो समूह दूसरे समूह से अपने आप को अलग मानता है। देखो जाति किसे कहते हैं, जाति का मतलब पहले तो अपन ने परिभाषा देखी, एक वर्ग है जो आनुवंशिकता के आधार पर जिसका निर्माण होता है। दूसरा, जाति एक सामाजिक समूह है, एक सामाजिक समूह जो अपने आप को दूसरे से अलग समझता है, दूसरे सामाजिक समूह से अलग समझता है। दूसरे सामाजिक समूह से अपने आप को क्या समझता है बताओ? अलग समझता है। उसे क्या कहते हैं बताओ? जाति कहते हैं। यानी यहां पर देखो, यानी अगर इसको डिटेल से देखें तो देखो क्या करते हैं अपन, जाति किसे कहते हैं। पहले तो अपन शॉर्ट में परिभाषा दी, जाति किसे कहते हैं। जाति का मतलब एक वर्ग है जो आनुवंशिक आधार पर जिसका निर्माण होता है। विस्तार रूप में देखें तो अपन देखें जाति एक सामाजिक समूह है जो अपने आप को दूसरे समूह से अलग समझता है। अपने समूह में वो वैवाहिक संबंध करते हैं, है ना। अपने समूह में सारी सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उनके अलग परंपराएं होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? जाति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? जाति। यानी जिनका फिक्स पारंपरिक व्यवसाय होता है, फिक्स परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनकी फिक्स सामाजिक मान्यताएं होती हैं, उस सारे समूह को अपन क्या कहते हैं बताओ? जाति कहते हैं।
क्या कहते हैं? जाति। यानी जाति का मतलब वो होता है एक तरह से एक ऐसा वर्ग जो अपने पारंपरिक व्यवसाय से एक दूसरे से जुड़ा हो, पारंपरिक मान्यताओं से एक दूसरे से जुड़ा हो, आनुवंशिकता से एक दूसरे से जुड़ा हो, उस वर्ग को अपन क्या कहते हैं बताओ? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति। तो जाति का मतलब आपके समझ में आया होगा कि साहब जाति किसे कहा जाता है। जाति का मतलब सिंपल सा है, और ये हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर अधिक संख्या में जातियां पाई जाती हैं। कौन सा धर्म बताओ? हिंदू धर्म में। आजकल अगर भारत में देखें तो इसका प्रभाव अन्य धर्मों में देखने को मिलने लग गया है। पहले मुख्य रूप से भारत में हिंदू धर्म में जातियां पाई जाती थी, लेकिन आजकल मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में भी इसका देखने को मिलने लग गया जातियां। तो जाति का अर्थ आपके समझ में आया होगा कि साहब अपन जाति किसे कहते हैं। यानी पहले तो अपन परिभाषा देखेंगे जाति किसे कहते हैं। तो परिभाषा मैंने बताया भी आपको कि साहब जाति किसे कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको। यानी एक फिक्स वर्ग होता है जो आनुवंशिकता के आधार पर मान लो, व्यवसाय के आधार पर मान लो, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर मान लो, परंपराओं के आधार पर मान लो, एक समूह के रूप में निवास करता है, समूह के रूप में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जाति। यानी अगर आप लोग थोड़ा सा अपना सामाजिक परिवेश को आकलन करोगे, थोड़ा सा आप सामाजिक परिवेश का आकलन करोगे तो आपको ये सारी बातें दिख जाएगी। आप लोग किसी शादी समारोह में जाते हो तो फिक्स जो जातियां होती हैं उनके शादी समारोह की परंपराएं आपको अलग देखने को मिलेगी। उनके व्यवसाय लगभग डिफरेंट मिलेंगे, उनकी परंपराएं डिफरेंट मिलेगी आपको। हाँ, ये हो सकते हैं मिलती जुलती हो सकती है, कुछ अलग जरूर दिखेगा जो एक सामाजिक समूह के रूप में उनको एकत्रित करने का कार्य करता है। वो सब परंपराएं, रीति रिवाज या मान लो उनका व्यवसाय, और वो एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ? जाति कहते हैं। अब यहां पर अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जाति का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। किस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति भूमिका निभाती है वो अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पर। यानी अगर आप लोग अखबार का अध्ययन करते हो, अखबार पढ़ते हो, टीवी में न्यूज़ सुनते हो, देखते हो, तो आपको ऐसे पॉइंट खूब देखने को मिल जाएंगे कि साहब भारतीय राजनीति को जाति बहुत अधिक प्रभावित करती है। जातिगत समीकरणों के आधार पर सारे कार्य होते हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है ना, तो चुनाव की घोषणा के आसपास अखबार पढ़ना आप, तो उसमें मिलेगा साहब किस प्रकार से राजनीतिक दल होते हैं वो जातियों के समीकरण निकालते हैं। जब टिकट वितरण होता है तो किस प्रकार से फिर जातीय संघर्ष चलती है साहब। तो अपन यहां पर पॉइंट पढ़ रहे हैं साहब किस प्रकार से भारतीय राजनीति को जाति प्रभावित करती है, जाति की भूमिका होती है राजनीति में, वो अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इसमें, वो है कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका ये किस प्रकार से होता है अपन देखेंगे। यानी यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि साहब भारत में सरकार या राजनीति पर जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं, इसमें देखें, यानी सरकार जो निर्णय लेती है, निर्णय लेते समय क्या है, सरकार जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान देती है और जातिगत समीकरणों को ध्यान में देकर वो निर्णय लिया जाता है।
तो निर्णय को प्रभावित करती है जातियां। जैसे मैंने आपको संविधान की विशेषताओं में एक पॉइंट पढ़ाया था, आपको याद हो तो, कि साहब भारत में आरक्षण व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। लेकिन अब तक वो निर्णय बदला नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव है, इसलिए उस निर्णय को बदलने से समय काफी सोच विचार करना पड़ता है और हर 10 वर्ष पर संविधान संशोधन करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है आरक्षण व्यवस्था को। जैसे 2019 60 से 70 कर दिया, 70 से 80 कर दिया, 80 से 90 हो गया, 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020, 2020 से 2030 हो गया। यानी अपन देखेंगे कि साहब भारत में जो वर्ग है यानी जैसे मैंने कहा आजकल वो वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय का जमाना गया। इस समय वर्ग बन गए कौन से? SC है, ST है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये जातियों लोग क्या करते हैं कि साहब समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं और आंदोलन करके क्या निर्णय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, सरकार के निर्णय को। और सरकार जब निर्णय करती है तो जातियों के समीकरणों का आकलन करके कौन सी जाति प्रभावित हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो सारे बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। यानी एक छोटा सा निर्णय आया था, आपको याद हो तो, पिछले साल 2018 या 19 की बात है वो, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि साहब छुआछूत का केस है, उसको लागू करने से पहले पुलिस क्या है, अरेस्ट करने से पहले किसी व्यक्ति को क्या है एक तरह से जांच परख कर ले। और उसमें कितना आंदोलन चला आपको आइडिया होगा। पिछले साल 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया गया था और तुरंत संसद को अधिवेशन बुलाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगानी पड़ी। 2 अप्रैल की तारीख थी मेरे हिसाब से, वो 2018 या 19 थी। उसमें क्या तुरंत सरकार को, जैसे वो दंगे फसाद और आंदोलन हुए पूरे देश में, उससे क्या हुआ, सरकार को तुरंत निर्णय लेना पड़ा और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैन लगाना पड़ा। तो निर्णय को, भूमिका को प्रभावित किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार से जातीय समीकरण के आधार पर क्या है, निर्णय पूर्वक प्रभावित होती है। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन, मैंने बताया था अभी आपको, इसको लिखेंगे अपने कि साहब जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपने प्रत्याशी तय करते हैं। प्रत्याशी का मतलब होता है उम्मीदवार। प्रत्याशियों का चयन किसके आधार पर करते हैं? जाति के आधार पर। प्रत्याशियों का चयन जातियों के आधार पर करते हैं। यानी जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय मैंने कहा ना, अखबारों का अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि साहब राजनीतिक दल क्या करते हैं कि साहब टिकट देने से पहले, टिकट कहते हैं उसको अपनी भाषा में, टिकट देने से पहले या उम्मीदवार घोषित करने से पहले, जैसे मान लो आमेर विधानसभा क्षेत्र है साहब, तो आमेर विधानसभा क्षेत्र पर जब पार्टियां क्या करेगी, प्रत्याशी घोषित करेगी, तो फिर वो क्या करती है पहले, वो करती है पहले क्या, जातिगत समीकरणों का आकलन करती है। और जातिगत समीकरणों का आकलन करके फिर बाद में टिकट वितरण के लिए या मान लो उम्मीदवार घोषित किया जाता है। यानी उम्मीदवार किसको बनाया जाता है? जहां पे जिस क्षेत्र में जो जाति का बाहुल्य होता है उसको देखकर उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो उम्मीदवार के चयन में भी जातियां भूमिका निभाती है, प्रत्याशियों का चयन हो तो उसमें जातियां भूमिका निभाती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे जो आएगा अपने यहां पर, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। यानी जब वोटिंग होती है, निर्णय को प्रभावित किया, उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित करने को प्रभावित किया, लेकिन साथ साथ में वोटिंग को प्रभावित करती है जातियां। जो मतदाता होते हैं, मतदाता भी कभी कभी क्या है
अधिकांशतः मान लो, या कभी कभी नहीं, अधिकांशतः मान लो, अधिकांशतः मतदाता क्या करते हैं, वोट जाति देखकर करते हैं। यानी यहाँ पर देखो मतदान व्यवहार यानी मतदान को भी प्रभावित करती है जातियां। कभी कभी आपने नोट किया होगा, आप परिवार में विचार करते हो, सुना होगा आपने, मैं किसी विशेष बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूँ, सब भी आप लोग, अभी वोटिंग का समय 2019 में गया था, 2018 में लास्ट में एमएलए का टिकट का गया था, और अभी सरपंचों का गया था, फिर बाद में आगे आपके पंचायत समितियों का आएगा। तो आपने एक निष्पक्ष होकर आप एक बार सोचना कि आपके परिवार के लोग किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब कभी कभी आपने सोचा होगा, सुना होगा कि आपकी जाति का व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी से आ गया और आप वाली पार्टी में आपका जाति का व्यक्ति नहीं है, तो आप विचार सुना होगा घर वालों से कि साहब अब बार तो हम इसको देते हैं, चाहे पार्टी को वैसी भी हो, हमारी जाति के व्यक्ति को वोट देते हैं, ऐसा डिस्कस सुना होगा आपने। तो देखो यहाँ पर मतदान इन वोटिंग यानी वोटिंग को प्रभावित करती है, क्या बताओ, जातियां। मतदान का व्यवहार बदल जाता है, कास्ट सिस्टम से हो जाता है, जाति सिस्टम से हो जाता है, और पार्टी के जो जुड़े व्यक्ति हैं वो भी क्या है, दूसरी पार्टी में वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे अपन, वो आता है मंत्रिमंडल। निर्माण में जाति की भूमिका। आपको याद हो तो मैंने एक बार मंत्रिपरिषद का गठन पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था मंत्रिपरिषद के गठन में एकाधिकार है किसको, प्रधानमंत्री को, और राज्य में मुख्यमंत्री को। लेकिन साथ में मैंने एक बात बताई थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखता है कि सभी जाति वर्गों और सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ये वाक्य बताया होगा, आपको याद हो तो। प्रधानमंत्री स्वतंत्र है मंत्रिपरिषद के गठन में, मंत्रिपरिषद मंत्रियों के चयन में, लेकिन उसमें मैंने एक चीज डाली होगी, आपके बताया होगा तुरंत। अगर नहीं बताया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, उस क्लास के वीडियो को, क्यों ऑनलाइन क्लास का ये भी फायदा है। अगर मैं कह रहा हूँ तो सबूत सहित आप पढ़ा होगा वो अंदर, क्यों पहले कही होगी ऑफलाइन में तो याद नहीं रहती है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री में या प्रधानमंत्री में जब मंत्रिपरिषद के चयन में कहा होगा आपको कि मंत्रियों के चयन में स्वतंत्र है, लेकिन उसमें मैंने एक बात कही होगी कि वो पहली बात का तो ये दो बातों का ध्यान रखता है। पहले तो अपने ही दल से मंत्री चुनता है, पता होगा आपको। दूसरी बात ये होती है कि साहब वो ये ध्यान रखता है कि सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को और सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो ये शब्द आया, इसका मतलब जाति ने प्रभावित किया। और जब मंत्रियों का चयन होता है तो अखबार उठाकर देखना एक बार, उसमें दूसरे दिन अखबार की हेडिंग भी आती है कि साहब इस जाति से इतने मंत्री आ गए, इस जाति से इतने मंत्री चुन लिए साहब, कभी कभी अखबारों में आ जाता है। तो मंत्रिमंडल के चयन में, निर्माण में भी जाति भूमिका निभाती है। तो यह है। उसके बाद आता आगे जातिगत दबाव समूह। देखो दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह का मतलब ये होता है कि साहब जनता का एक फिक्स संगठन होता है जो संख्या बल के आधार पर सरकार पर दबाव बनाकर निर्णय करने को प्रभावित करता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। अमेरिका में अगर पॉलिटिकल साइंस अमेरिका में पढ़ोगे तो दबाव समूह का डिटेल से वर्णन आएगा। लेकिन भारत में दबाव समूह कौन सा ज़्यादा काम करता है? जातिगत दबाव समूह। यानी जातियों के लोग संगठित होकर एक तरह से सरकार के निर्णय को प्रभावित करने के लिए, एक तरह से दबाव बनाकर अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों ने राजस्थान के इतिहास में देखो तो गुर्जर आंदोलन देखा होगा, पढ़ा होगा। अपने आसपास में जेलें गठित हो गई थी। एक बार पुण्याना सरकारी स्कूल को जेल बना दिया गया था, 5-10 साल पहले की बात है। तो क्या किया? आरक्षण के लिए जातियों ने प्रभाव बनाया, दबाव बनाया।
सन 2000 ईस्वी से पहले राजस्थान में जाट समाज के लोगों ने दबाव बनाया आरक्षण के लिए, और पिछले साल उसको हल हो गया, लेकिन अब पहले सामान्य वर्ग के लोगों ने भी क्या आरक्षण के लिए दबाव बनाया। तो देखो यहाँ पर जातिगत दबाव समूह यानी संख्या बल के आधार पर जातियों के लोग संगठित होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, दबाव बनाकर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, अपनी तरफ निर्णय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता जातीय एवं प्रशासन। यानी मैंने आपको बताया होगा जातीय एवं प्रशासन यानी सरकार दो प्रकार की बताई होगी, प्रत्यक्ष स्थायी और अस्थायी सरकार। स्थायी सरकार में आपके क्या आते हैं, फिक्स सरकारी कर्मचारी आते हैं जिसको प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, प्रशासनिक अधिकारी। और अस्थायी सरकार में आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी आते हैं। तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया एमएलए, एमपी। अस्थायी सरकार को तो प्रभावित करती है जाति, साथ साथ में प्रशासन को प्रभावित करती है, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा होगा कि साहब जैसे मान लो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके अलावा अनेक कैटेगरियां हैं जिसमें आरक्षण प्राप्त होता है। यानी चुनाव होता है, चयन किया जाता है पदाधिकारियों को, तो उसमें भी क्या है, जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की बताओ, आरक्षण की। और आरक्षण है और फिर और अधिक आरक्षण की मांग समय समय पर चलती रहती है। तो ये क्या प्रशासन को प्रभावित करती है, क्या बताओ, जातियां। फिर अगला टॉपिक देंगे सातवां अपन, राज्य राजनीति में जाती है। ये क्या है देखो, जैसे मैंने कहा कि साहब सेंटर राजनीति पढ़ा, वरना नाम नहीं दिया था, सेंटर राजनीति चल रही थी वो। वैसे देखो यहां पर कि राज्य की राजनीति में वही इफेक्ट डालती है तो सेंटर राजनीति में, और सेंटर राजनीति में राज्य राजनीति में ज्यादा प्रभाव होता है किसका बताओ, जाति का। क्यों, स्थानीय स्तर पर आ जाता है वो सिस्टम, और स्थानीय स्तर पर जातियों का प्रभाव ज्यादा होता है। राज्य राजनीति में जाति का इफेक्ट ज़्यादा होता है, किससे बताओ, सेंट्रल राजनीति से। चाहे वो मंत्रिमंडल निर्माण में हो, चाहे निर्णय प्रक्रिया में हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, हर जगह राज्य में जाति का प्रभाव अधिक होता है सेंटर की बजाय। तो ये है। फिर आगे देखेंगे अपन आगे, यानी आप इसके अलावा आप देखोगे कुछ राज्यों का नाम भी देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लो आपको बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जाति का प्रभाव देखने को मिलता है अधिक। फिर आता चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा कैसे लिया जाता है देखो, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा कैसे लिया जाता है कि साहब प्रत्याशी होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से जिस क्षेत्र में जो जाति है वहां पर उसके लिए प्रलोभन का व्यवस्था करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। किसी स्टेट में अगर कौन सी जाति ज़्यादा है तो उसके लिए क्या है, जाति के आधार पर उसको प्रचार करने का प्रयास करेंगे। तो चुनाव प्रचार भी जाति के आधार पर होता है। और आगे है जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उदय। राजनीतिक अभियानों का उदय, यानी ये क्या है देखो, आप भारतीय इतिहास में जो राजनेता है ना, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व जाति के आधार पर है और जाति के आधार पर उन्होंने निर्माण किया और एक सेंट्रल राजनीति में महत्वपूर्ण एक तरह राजनेता बन गया, राजनीतिक दल बन गया।
जैसे मान लो बहुजन समाज पार्टी नाम सुना होगा आपने, समाजवादी पार्टी नाम सुना होगा। बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिनका निर्माण जातिगत आधार पर हुआ है, और एक महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल का कद प्राप्त किया है, नेता का उदय हुआ। यानी खूब सारे आप नाम ध्यान रख सकते हो जो चुनाव प्रचार करते हैं, एक तरह से राजनेता है जिनका उदय किसके आधार पर होता हो, जाति का। देखो अभी जनों का उदय, ये नेताओं का उदय है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका अपन ने देखी। तो अगला टॉपिक आप आपके अगली क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज आपने देखा किस प्रकार से जाति किसे कहते हैं अपन, जाति की भूमिका देखी अपन ने किसमें, राजनीति में। और मैंने आपको सिलेबस के लिए बोला, सिलेबस मैंने आप लोगों को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिलेबस कल व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था मैंने आप लोगों को परसों शाम को, और उसमें एक बार आप लोग जो भेजा था वो सिलेबस है। आपकी बुक निकालना, सब्जेक्ट निकालना, और सब्जेक्ट बुक निकाल कर उस सिलेबस का टैली करना, उसमें क्लियर करना। ठीक है, अगली क्लास पे लेंगे। धन्यवाद।